हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शावी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 वसंत भाग 3 का हमारा दूसरा चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, जिनके लेखक है कामता नाथ जी। सबसे पहले लाख क्या होता है। लाख ऐसा पदार्थ होता है जिसकी मदद से हम चूड़ियाँ व कंचे बनाते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो जो लेखक है बोल रहे, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें सारे गाँव में ना बदलू सबसे अच्छा लगता था अपने मामा के गाँव में, क्योंकि वो उन्हें सुंदर सुंदर लाख की कंचे बनाकर दिया करते थे। और उनके उनके वो मामा के गांव में रहते थे। जो उनके मामा के गांव उनके मामा के गांव जब जाते थे ना, तो सबसे बड़ी खुशी वही थी कि जब वो वहां से लौटते अपने घर आते मामा के गांव से, तो उनके पास कई सारे कंचे हो जाते रंग बिरंगे, जो भी किसी बच्चे का मन आकर्षित कर लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचों पर बना था। देखिए, मामा के गांव में जो भी होंगे आप उनको मामा ही कहेंगे, तो वैसे ही बदलू मामा लगेंगे लेखक के। लेकिन वो बदलू मामा नहीं कहते थे, बदलू काका कहते थे, क्योंकि सारे जो गांव के बच्चे थे उन्हें क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे, इसलिए। और जो बदलू का मकान था वो कुछ ऊंचों पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बत्ती दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दार्थ आ रहे हैं, देख लेते हैं। सहन, सहन का अर्थ होता है आंगन। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। भट्टी अर्थात अंगीठी। दहकती अर्थात जलती। तो इस पैसेज का क्या मतलब हुआ कि मकान के सामने बड़ा सा आंगन था, जिसमें पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में अंगीठी जलती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करता, क्योंकि अगर आप लाख को पिघलाएंगे तभी उसी से आप कोई चीज बना पाएंगे ना। फिर सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख की मुलायम होने पर वह उससे सलाख के समान पतला पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियां पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो क्या करें, सामने एक लकड़ी की चौखट वो होती है, जो लकड़ी का चौकोर टुकड़ा होता है, उसको हम चौखट कहते हैं। उस पर वो लाख के मुलायम होने पर का इंतजार कर रहा होता है। वह उसे सलाख होती धातु की छड़ उसके सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। चलिए देखते हैं कैसे है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है बदलू। ये क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में धातु की छड़ है और ये कुछ आगे से पतली पीछे से मोटी है। इस पे वो चूड़ियों को आकार दे रहे हैं। और एक चौकोर खाट है, वहाँ पे वो लाख का मुलायम होने का देखते हैं। और यहाँ पे भट्टी धरकती है, जिससे लाख को पिघलाया करते हैं। और देखिए, जो लाख पिघला हुआ आया है, इससे वो एक हाथ में रहता है छड़ सलाख, उससे वो क्या करते हैं, चूड़ियों को आकार दे रहे होते हैं इस पर। तो उनके बगल में क्या रखा रहता था, हुक्का। बीच बीच में काम करते करते वो क्या पिया करते थे, वो हुक्का पिया करते थे। तो इस प्रकार वो अपना काम किया करते थे। वो हमेशा अपना काम एक मच्छी पर बैठकर करते। मच्छी होता है चौकोर खाट, जो खाट होती है उस पर बैठकर वो सदैव ये काम किया करते थे। तो ये बताया जा रहा है कि पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरी, मतलब गोल लकड़ी रखी रहती, जो आगे से क्या होती थी, पतली होती थी, पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देके वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर, मुंगेरिया होता है गोल लकड़ी पर चढ़ाकर चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उन पर क्या करता था, रंग करता था, कलर करते थे। बदलो ये कार्य सदा एक मच्छी पे, मैंने आपको बताया कि एक चौकोर खाट पर क्या करते थे, मच्छी का अर्थ होता है। और वो बहुत ही पुरानी थी।
बगल में ही उसका क्या रखा रहता था, हुक्का, जैसे वो बीच बीच में क्या पीता रहता था। और गांव में ना लेखक बता रहे हैं कि ज्यादातर दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था और बदलू उसको लल्ला कहकर बुलाया करता था। और जब भी आता लेखक तो उनके लिए तुरंत एक मच्छी आता, देख चौकोर खाट मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वे 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने में उससे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। फिर क्या कहते हैं कि वो जो लेखक के वो घंटे घंटे बैठे रहते थे, इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे। लगभग रोज जो बदलू है वो 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वो इसे बेलन पे चढ़ा कर देखता था। तो बेलन पे चढ़ा कर उसको ना कुछ इंतजार करना पड़ता था उसका कि कब कैसे ठीक होगा। तो ऐसा लगता था, लेखक कह रहे थे कि जैसे ये नव वधु की कलाई हो, ऐसा नई वधु का हाथ हो। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ होता है चूड़ी बनाने वाला, कि जो बदलू था वो चूड़ी बनाने वाला था। इतना प्रोसेस देखे में तो पता चल गया होगा कि जो बदलू था वो चूड़ी बनाया करता था, अर्थात वो मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और जो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा अर्थात पिता संबंधी कुछ ऐसा काम होता है जो जनरेशन टू जनरेशन होता जाता है। जैसे जो बदलू है उसके दादा भी चूड़ियाँ बनाते थे, उसके पापा भी चूड़ियाँ बनाते थे, वो भी चूड़ियाँ बना रहे हैं। वो उसका एक तरीका है काम कर कर पैसा कमा कर अपना जीवन चलाना। और वो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। जो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ थी, तब सारे लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लाख की चूड़ियाँ पहनते थे। वो लाख की चूड़ियाँ पहनते थे और किसी चीज़ की कांच वाँच की चूड़ियाँ नहीं पहनते थे। इससे जो उसकी चूड़ियाँ की खपत का अर्थ होता है बिक्री भी बहुत होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो सारे गांव की स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी उससे चूड़ियाँ लेने आते थे। और वो कभी भी चूड़ियाँ दे के पैसा नहीं लेते थे। जैसे आज के समय में क्या चल रही है, मुद्रा मुद्रा मतलब पैसे। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ लेना होता है, हम पैसे देते हैं और वो हमें वो चीज़ दे देते हैं। वैसे ही पहले ना क्या करते थे जो बदलू थे, वो वस्तु विनिमय का काम करते। वस्तु का मतलब विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु। अर्थात जैसे बदलू क्या है, चूड़ी बनाने वाला है, उससे कोई चूड़ी लेने आया तो वो कुछ वस्तु देगा, जैसे अनाज। वो क्या देगा, वो अनाज देगा और बदलू उसके बदले से चूड़ियाँ देगा। तो इस तरह से काम चलता था, पहले पैसा नहीं लेता था बदलू। बदलू को स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे जकड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता। तो जो लेखक ये बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी बदलू को जकड़ते हुए नहीं देखा। बदलू एक सीधा स्वभाव का आदमी था। लेकिन जब शादी विवाह का अवसर होता था, मतलब जब शादी होने वाली होती थी, जब चूड़ियाँ लेने आते थे सारे लोग, तो उसे पैसा लेता था, क्योंकि इतना पवित्र दिन होता है तो इसलिए वो लेता था। और वो जीवन भर किसी से भी मुफ्त चूड़ियाँ दिया हो, किसी से को भी मुफ्त चूड़ियाँ दिया हो, लेकिन शादी के वक्त वो अपनी सारी कमी निकाल लेता। कसर मतलब अपनी सारी कमी जो था वो निकाल लेता। और आखिर में सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरी मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में जरा सही किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसके मनाने लोहे लग गए थे। तो बता रहे हैं कि लेखक को नहीं याद था, उनके मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था और जो बदलू बिगड़ गया और उसे लोग मनाने के लिए लोहे लग गए। लोहे लगना का अर्थ होता है मुश्किल होना, कि बहुत मुश्किल हो गया इसको मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग बात है। और उस वक्त जब शादी विवाह का वक्त होता तो उसकी जो घरवाली आता, तो उसकी जो पत्नी थी उसको कई सारे वस्त्र मिलते, अनाज मिलते, पगड़ी मिलती, पैसा तो मिलता ही था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियां से। अब किसी न किसी को चिढ़ होती किसी चीज से, तो वैसे बदलू को भी चिढ़ थी, किससे,
कांच की चूड़ियां से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुण कुण उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो क्या बोल रहे हैं कि वो भी अगर जो बदलू है किसी के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेते हैं तो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ होना, उसका अर्थ होता है मन ही मन दुखी होना, वो दुखी हो जाता। और तो कभी कभी वो दो चार बातें भी सुना देता उस स्त्री को, कांच की चूड़ियां क्यों पहनते हैं, वो बहुत वैसा होता है, टूट जाएगा तो चुप जाएगा कलाई में, मतलब की बातें सुना देते दो चार। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात है और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहनना तो मोच ना आ जाए। तो कह रहे हैं कि लेखक की वो उनसे घंटों घंटों बात किया करते, कभी उनके पढ़ाई के बारे में स्टडीज के बारे में पूछते तो कभी उनके घर के बारे में जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पूछते और कभी शहरी जीवन, मतलब वो तो गांव में रहते तो उन्हें सिटी के बारे में इतना पता नहीं था तो वो कभी कभी सिटी के बारे में पूछा करते। तो जो उससे कहते कि शहर में तो जो लेखक के बताते हैं बदलू कि शहर में सारी जो औरतें हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो जो बदलू ने उत्तर दिया कि शहर की बात और है लल्ला, मतलब कि शहर में सब कुछ होता है, क्या चीज नहीं होता है वहाँ, तो जो औरतें बता रहा है कि वहाँ जो औरतें अपने मर्द मतलब अपने पति का हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती हैं और फिर जो उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं। तो इससे क्या अर्थ है, जो लाख की चूड़ियाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो लाख की चूड़ियाँ होती है भारी होती हैं और जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो हल्की होती है। तो क्या है कि वो सोच रहा है कि जो लाख की चूड़ियाँ भारी होती है और जो उनकी कलाइयाँ हैं वो नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनने में तो उनको मोच आ जाती है हो सके, तो इसलिए वो सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसका यहाँ से दो चार आम खा आता। तो बता रहे हैं लेखक कभी कभी बदलू मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी मतलब मेहमान नवाजी करता। कभी कभी जब ना जो उस गाय पाल के रखता था, जो गाय जब दूध देती थी उसके लिए मलाई बचा के रखता था और जो उसका आम का बाग था तो उसमें से क्या था कि वो आम बचा कर रखा रहता था तो दो चार आम खाते थे लेखक वहां से। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। तो लेखक को फिर भी एक ही बार बहुत पसंद आती थी कि वो हमेशा उनके लिए बदलू उनके लिए एक दो गोलियां बना देता था तो एक दो कंचे बना देता। मैं बहुधा हमेशा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो बता रहे मैं बहुधा था मैं हमेशा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। छुट्टी होती है आप भी कहीं जाते हैं, समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, ऑटम वेकेशन, आप कहीं ना कहीं जाते हैं और तो एक आध महीना आप गर्मी की छुट्टी में ही जा सकते हैं, एक आध महीना कहीं के लिए। तो वैसे जब गर्मी की छुट्टी होती ना तो जो लेखक है वो जाते अपने मामा के हर छुट्टी में और वहीं रहते, फिर जब स्कूल खुल जाता तो वहां से वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही वे अपने मामा के यहाँ गया होगा। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। तो बता रहे हैं कि तो कि जब वो मामा के यहाँ दो तीन बारी गए होंगे तभी जो उनके पिता है उनका वो तबादला हो जाता, मतलब ट्रांसफर हो जाता है किसी सिटी में। तो एक लंबी अवधि मतलब लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाता है। तो लगभग 8-10 वर्षों के बाद, बहुत 8 and 10 ईयर के बाद जब वो वहाँ आता है तो इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसे लाख की गोलियां, जिसमें पहले वो उसको इंटरेस्ट रहता था ना लाख की गोलियां में कंच में, अब तो वो उसमें रुचि ही नहीं रही, उसकी इंटरेस्ट नहीं रहा। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। अब बता रहे कि कई दिनों तक गांव में रहे फिर भी उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरेल ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखा। तभी
तब एक दिन सहसा बदलू का ध्यान हुआ आया। तो बता रहे हैं कि जब मैं देखा तो सभी स्त्रियां लगभग कांच की चूड़ियां पहन रही थी। विरल मतलब विरल का अर्थ होता है बहुत कम ही अपने हाथों में लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। तभी एक दिन अचानक से सहसा अर्थात अचानक से उन्हें बदलू का ध्यान हुआ आया कि अरे हाँ, बदलू था जो मुझे कंचे बना कर देता था, जो कि लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो बता रहे हैं कि लेखक की बात ये हुई कि बरसात का मौसम था और जो मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर गई और जो हाथ की कांच की चूड़ियां टूट कर उसके कलाई में घुस गई। जो चूड़ियां थी ना कांच की, वो टूट गई, उसकी कलाई उसके हाथों में चुभ गई, उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना आते, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो बताते उस वक्त उनके मामा घर पे थे नहीं, इसलिए उन्हें मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तो बदलू का ध्यान हो ही आया था पहले से, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मरहम पट्टी के बाद मैं उनसे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो बदलू के यहाँ शाम को गए तो जब उन्होंने देखा कि बदलू वहीं चबूतरे चबूतरे होता है ऊंचा और चौरस स्थान, ऊंचे स्थान पर नीम के नीचे खाट लगाकर लेटे हुए थे। तो जो लेखक के बोलते हैं नमस्ते बदलू काका, तो जो बदलू काके पहचान नहीं पाए क्योंकि लेखक बहुत बड़े हो चुके थे, आफ्टर 8 and 10 years के बाद आए थे, तो वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी और निहारता रहा। तो देर तक मुझे देखता रहा, वो पहचान नहीं पाया। लेखक बता रहे, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता। मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ये है और मैं आपके पास कंचे बना कर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू को फिर भी याद नहीं आया, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ लल्ला बैठो। तो वो पहचान नहीं पाया। फिर उसके बाद उसकी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र का अर्थ होता है पुरानी यादें उतर रही हो, जैसे एक तरह से ऐसे देख रहा था। फिर तभी अचानक से बोला, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए आए हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर 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 दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टियाँ आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो जब पहचान लिया तो उन्होंने उसके लिए वो चारपाई पे बैठ गए। लेखक चारपाई मतलब कि वो होता है ना चारपाई, एक तरह से चटिया टाइप में, तो उस पर बैठ गए और फिर कुछ देर शांति रही। मैट होता है चारपाई। फिर जो लेखक के उन्होंने इधर उधर देखा, नजर दौड़ाई, तो उन्हें ना ही मच्छियाँ क्या होता है जो खाट होती है, चौकोर खाट, वो नजर आई, ना ही भट्टी अर्थात अंगीठी। तो पूछा लेखक ने, कहा क्या आजकल आप काम नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है, क्योंकि अब तो कांच की चूड़ियां आ चुकी है, तो लाख की चूड़ियां कोई पूछता ही नहीं है। हम इस प्रकार से जो उसका जो इतना खपत होता था लाख की चूड़िया का, वो बहुत कम हो चुका है, अब तो लेता ही नहीं है कोई। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, एडवर्टाइज हो गया है कांच की चूड़ियां का। वे कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। तो मशीन युग के कारण क्या है कि जो बदलू है बेरोजगार हो गया, क्योंकि अब कांच की चूड़ियां आने लगी, सारे लोग कांच की चूड़ियां पहनने लगे। खेत भी मशीन से जोता जाता है, जैसे खेत में जो फील्ड होता है, जो क्रॉप्स होती है, उसमें भी कई सारे मशीन्स आ गए हैं, उससे काम होता है। और जो सुंदरता कांच की चूड़ियां में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा तो जो लेखक है वो कहते हैं कि लेकिन जो कांच होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होती है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो जब देखा तो
तो जब देखा तो कह रहे हैं कि नाजुक तो फिर होती है लल्ला। फिर जब वो बातें करे तो उन्हें खांसी आ गई बदलू को, और देर तक खांसते रहे। तो जो लेखक को ने लगा कि ना दमा हुआ, दमा का अर्थ होता है लगातार खांसते रहना। जो लगातार खांसते हैं ना उनको दमा कहते हैं। और जो उनका शरीर था वो ढल चुका था, एकदम कमजोर हो चुका था। और जो उसके हाथ पर माथे पर नस उभर आई थी, दिखने लगी थी नस सारी। तो उसने मेरी शंका भाप ली। उसने कहा कि दमा नहीं है, मतलब मेरे लगातार खांसने की वो नहीं बीमारी है, मुझे फसली खांसी है। फसली खांसी उसको कहते हैं जो बदलते मौसम के कारण हुई हो। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो बोलते हैं महीने 2 महीनों से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो शंका हम कठिन शब्द देख लेते हैं। शंका, शंका अर्थ होता है दुविधा या शक। वहाँ पड़ता जानना। फसली खांसी जो बदलते मौसम के कारण हुई खांसी होती है उसको कहते हैं। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी का आवाज दी। अरे अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। तो जो लेखक है मतलब कि कई देर तक चुप रहा। मतलब जो लेखक को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगा लेखक इस मशीन युग ने, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई उन्होंने कितने हाथ काट दिया। हाथ काटने का अर्थ होता है कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। बदलू जैसे लोग वो भी बेरोजगार हो गए हैं जिनका ये पैतृक पेशा है और उनको कोई काम आता नहीं है। उनको जो काम आता है उसमें वो माहिर थे, लेकिन जब ये मशीन्स आ गई हैं सब कुछ, तो क्या हुआ, तब तो कि वो बेरोजगार हो गए क्योंकि सारा काम तो मशीन करने लगी है। फिर कुछ देर शांति रही जो लेखक को अच्छी लगी। फिर उन्होंने कुछ देर पश्चात विषय बदला, कहा कि आम की फसल कैसे होती है, आम का जो बाग होता है वो कैसा होता है। तो बोल रहे हैं कि अच्छी है लल्ला, उसने लहक कर मतलब खुश होकर कहा। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया, उस बेटी का नाम था रज्जो। बोला कि लल्ला के आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो फिर जो बदलू है कहता है कि माफ कर दो। मुखातिब का तो सामने मुख करके बोलना। तो कहता है कि मुझे माफ कर दो लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो फिर पूछते लेकर कि गाय कैसी है, तो बोलते हैं कि बदलू की गाय क्या, तो अब कैसे खिलाते, उनके पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने गाय को बेच दी थी। इतने में जो रज्जो थी वो आती, उसकी बेटी अंदर से एक दलिया होता है बास्केट में ढेर सारे आमले आई। ये तो बहुत है काका, कितने खा पाऊंगा। वाह वाह, वे हंस पड़े। शहर ठहरे ना। तो फिर जब रज्जो थी वो आई तो उस बास्केट लेके आम का बास्केट लेके, तो उसने देखा तो उसने कहा कि अरे इतना आम कैसे खा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वाह वाह, हंस पड़े बदलू की। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। तो जो बदलू थे वो कहते थे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो 4 गुने मतलब 4 गुना ज्यादा आम खाया करता था एक समय में। बखत का अर्थ होता है समय में खा जाता था। लोगों की बात और है, तो बोलता है कि आप लोगों की बात तो अलग ही है बचपन की। मैंने उत्तर दिया। लेखक ने बोला अच्छा बेटी, तो कहता है कि बेटी 4-5 सिंदूरी आम, एक आम के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से सिंदूरी आम छाट कर दे दो। और बोलते इसी साल ये पेड़ तैयार हुए हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलियां पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। तो रज्जू ने 4-5 आम अपने अंजुली का अर्थ क्या होता है? अंजुली का अर्थ होता है हथेली। ये हथेली में कर दी और आम लेने में उसने हाथ बढ़ाया तो उसकी निगाहें ना लेखक की निगाह इसके हाथों पे चली गई, जिसमें उसने लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी और वो जो लाख की चूड़ियां थी गोरी गोरी कलाइयों पे बहुत ही फब रही थी। फब रही का अर्थ होता है सुंदर और ठिठक का अर्थ होता है रुक। ठिठक का अर्थ होता है रुक जाना, कहीं ना जाना।
बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। जो बदलू की दृष्टि चली गई कि हाँ कि ये देख रहा है मेरी बेटी का, तो उसने बोला कि यही आखिरी जोड़ा बचा था लाख की चूड़ियों का। फिर जो जमींदार साहब की बेटी का विवाह था तो उन्होंने मुझको 10 आने दिए और कहा कि जोड़ा देते। तो जो बता रहे बदलू, मैंने उनको जोड़ा नहीं दिया। मैंने कहा कि ये शहर से ले आओ, देखो शहर में कांच की चूड़ियाँ भी आ गई हैं। और फिर जो लेखक कह रहे उन्होंने आम खाया, फिर उसके बाद वो चले आए। उन्हें प्रसन्नता हो रही थी, उन्हें खुशी हो रही थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा ना था आसानी से टूट जाए। तो बताते कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, ये मन से वो हारा नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए। और यही बात बहुत अच्छी लगी लेखक को। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मशीन्स आ गई हैं सब आ गए, उन्होंने बहुत लोगों को हाथ काटने में अर्थात बेरोजगार कर दिया है। इस वजह से बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये थी लाख की चूड़ियाँ। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर वीडियो को। थैंक यू।